दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, मेरे चैनल पे आज हम लोग लक्ष्मीकांत का जो सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग लक्ष्मीकांत के जितने भी चैप्टर है उसको पॉइंट फॉर्म में सभी को संक्षेप में इम्पोर्टेंट कंटेंट होते हैं उस चैप्टर के सभी को बाहर कर लिया गया है और सारे इम्पोर्टेंट कंटेंट को आपके सामने प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आज हम लोग लक्ष्मीकांत का वो भी जो है दोस्तों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग जो है वही आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो पहले एक मोटिवेशन कोट ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और जब आप वीडियो को यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो कुछ इसी तरह का आएगा लक्ष्मीकांत, और प्रत्येक चैप्टर को हम लोग पॉइंट वाइज फॉर्म में कर रहे हैं इसी लक्ष्मीकांत बुक को। तो प्रत्येक चैप्टर को पॉइंट फॉर्म में पढ़ रहे हैं बिल्कुल आसान तरीके से। और आज हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और इस पर हम कम से कम 10 MCQs भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और क्या है पॉइंट फॉर्म में, हम लोग जानते हैं जितने भी इम्पोर्टेंट होते हैं इस चैप्टर के, मैंने सभी को पॉइंट फॉर्म में ले लिया है। तो पहला है दोस्तों भाग, जैसे कैग की हम लोग बात करेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो ये भाग 5 में और अनुच्छेद 148 में। ये भाग और अनुच्छेद के कहने से ही ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये संवैधानिक पद हो जाता है। और संवैधानिक पद हो जाने से ही इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि संविधान में इसकी चर्चा है। तो भाग 5 और अनुच्छेद 148 में कैग की व्याख्या की गई है। अब आगे चलते हैं। यह भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का मुखिया होता है, और यह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। दोस्तों, इसमें मोटा मोटी अगर बात करें तो इसमें जितने भी वित्तीय लेखा से संबंधित इम्पोर्टेंट कामकाज होते हैं, ये सभी का देखरेख कौन करते हैं, कैग भारतीय लेखा परीक्षक करते हैं। तो इसका यही काम होता है। इसका नियंत्रण केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर होता है। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा कि इसका नियंत्रण केवल केंद्र पे होता है, नहीं, केंद्र और राज्य दोनों स्तर पे होता है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे का कंटेंट क्या कह रहा है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संवैधानिक पद है तो ऑब्वियसली इसकी नियुक्ति कुछ पावरफुल मैन के द्वारा ही की जाएगी। तो राष्ट्रपति द्वारा इनकी क्या होती है, नियुक्ति होती है। और कार्यकाल जो होती है इनकी, वो होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ये रहते हैं। या राष्ट्रपति को त्यागपत्र भी ये दे सकते हैं अपनी स्वेच्छा अनुसार। अब आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह कहे, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह या कहे तो संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ दुर्व्यवहार और अयोग्यता के प्रस्ताव पर इसे हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस तरह हटाया जाता है उसी तरह इनको हटाया जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ दुर्व्यवहार। यहाँ दोस्तों एक एक कंटेंट से अगर आप पिछड़ जाएंगे और ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में फंसा लेगा। यूपीएससी एग्जाम खासकर फंसाती है। क्यों कहेगी, यहाँ पे साधारण बहुमत से सर्वोच्च न्यायालय के जो भी होते हैं उसको हटाया जाता है, नहीं, विशेष बहुमत से। हर एक लाइन में एक एक लाइन पे आपको फंसा सकता है। तो इसीलिए ध्यान से पढ़ेंगे। और जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट होते हैं मैंने इसमें लेने की कोशिश की है, और सभी चैप्टर को ऐसे ही मैंने बनाया है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है इनको, कैग को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को क्या है, कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है। पद छोड़ने के बाद केंद्र और राज्य सरकार में किसी पद पर इसके बाद नहीं रह सकते। अब देखिए, यानी इनको कह सकते हैं कि पद छोड़ने के बाद ये केंद्र और राज्य सरकार में किसी नियोजन के यानी नौकरी के पात्र नहीं रह जाते हैं। इनको उसके बाद ये नहीं मिलता है प्रायोरिटी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इनके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें जो है वो संसद द्वारा क्या होती है, संसद द्वारा निर्धारित होती है। और वेतन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान मिलता है। वेतन जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान, और वेतन जो है वो संचित निधि पर भारित होते हैं, जिस पर संसद में क्या होता है, मतदान नहीं होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। केंद्र के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को तथा राज्य के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, जिसे वो क्रमशः संसद व विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। अब केंद्र से रिलेटेड संसद में रखेगा और राज्य से रिलेटेड विधानमंडल में रखेगा। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब कह रहा है कैग भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि
कैग जो है वो भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि और यूनियन टेरिटरी जहाँ विधानसभा हो, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, केंद्र शासित प्रदेश वहाँ जहाँ विधानसभा हो, ये सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। अब यहाँ पे आपको फंसाने के लिए दे देगा कि ये सभी केंद्र शासित प्रदेश, भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि और सभी केंद्र शासित प्रदेश की व्यय संबंधी करता है, सभी की नहीं ना करता है। यूटी वो है जहाँ पे विधानसभा है, वहीं की लेखा परीक्षा ये करते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है, उदाहरण के लिए स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा भी ये करता है। अब आगे चलते हैं। राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है, राज्य सरकार के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है, केंद्र सरकार का नहीं करता है, ये 1976 में हटा दिया गया था। कैग राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो एक है पहला विनियोग, दूसरा वित्त और तीसरा सरकारी। अब चलते हैं आगे। वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में कैग संविधान एवं संसदीय विधि के अनुरक्षण के प्रति महालेखा परीक्षक उत्तरदायी होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। कैग संसद का एजेंट होता है, इसीलिए वो केवल संसद के प्रति क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। अब आगे चलते हैं। भारत की संचित निधि से धन की निकासी पर कैग की कोई नियंत्रण नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। संचित निधि से धन की निकासी पर कैग का कोई नियंत्रण नहीं है और अनेक विभाग कैग के प्राधिकार के बिना चेक जारी कर धन की निकासी कर सकते हैं। कैग की भूमिका व्यय होने के बाद केवल क्या है, लेखा परीक्षा का है, यही इनकी भूमिका है। अब आगे चलते हैं। कैग की रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है, तो लोक लेखा समिति करती है और सार्वजनिक व्यय उपक्रम संबंधी करती है। कुछ निगमों की लेखा परीक्षा पूरी तरह और प्रत्यक्ष तौर पर कैग द्वारा की जाती है, जैसे दामोदर घाटी निगम, ओएनजीसी, एयर इंडिया इत्यादि की। अब आगे है कि कुछ अन्य निगमों की लेखा परीक्षा निजी पेशेवर अंकेक्षकों द्वारा की जाती है, जो कैग की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, तो ये है केंद्रीय भंडारण निगम, औद्योगिक वित्त निगम आदि। और आगे चलते हैं। कुछ अन्य निजी लेखा परीक्षा द्वारा की जाती है, जैसे इसमें कैग की भूमिका बिल्कुल नहीं होती है, वे अपना वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा सीधे संसद को प्रस्तुत करता है। तो ये है कौन कौन, जीवन बीमा निगम, आरबीआई, एसबीआई, भारतीय खाद्य निगम आदि। अब दोस्तों हम लोगों ने कैग तो पढ़ लिया, अब इससे संबंधित कुछ एमसीक्यूज हम लोग कर लेंगे तो कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं एमसीक्यूज को। तो हम लोग एमसीक्यूज देखते हैं। 3rd नंबर एमसीक्यूज है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कौन होते हैं ये, तो ये होते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब आगे है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है, तो ये करता है संघ एवं राज्य के लिए, हम लोगों ने अभी पढ़ा था। लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है, किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है, तो ये होता है दोस्तों किसके, कार्यपालिका के। भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्रों में आता है, तो ये किसके अधिकार क्षेत्रों में आता है, तो ये ऑब्वियसली हम लोगों ने पढ़ा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, अभी हम लोगों ने पढ़ा बेसिक में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था, तो ये किया गया था संविधान के द्वारा, क्योंकि इसकी व्याख्या जो है भाग 5 और अनुच्छेद 148 में की गई है। यानी सभी के सभी प्रश्न आप लोग तुरंत जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब है कि हम लोगों ने बेसिक को अच्छे से पढ़ा है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं, कब निवृत्त होते हैं, तो ये होते हैं नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होने पे। अब आगे चलते हैं। किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये कौन से हैं, तो ये है दोस्तों एसके चंदा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसको देता है, तो ये देता है किसको, राष्ट्रपति को। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा
प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो ये करती है लोक लेखा समिति। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में काम करते हैं? तो ये है लोक लेखा समिति। अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि कौन से कथन सही हैं कैग के बारे में। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से कथन सही है। कैग लोक लेखा के बैठकों में भाग ले सकता है, सही है। कैग लोकसभा तथा राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है, नहीं, ये गलत है। कैग की अधिकारिता संघ सरकार की शक्तियों के साथ सह विस्तृत है, ये भी गलत है, इसीलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा सिर्फ। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी। अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो ये होती है दोस्तों संसद की। अब आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? तो क्या लेता है? हाँ लेता है, क्योंकि हाल ही में हम लोग देखे थे, शपथ लिए थे कैग। तो हम लोग दोस्तों अब चलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो आप लोग ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।